इनकी कॉपी जैसे मैंने खोल रखी है, ठीक है। पहला सवाल पूछा कि हड़प्पा सभ्यता के शहरी जीवन की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। क्या इसे नगर योजना का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो बाकी सारी चीज़ों से ध्यान मेरा पहले नहीं गया। सबसे पहले जो मैप बनाया है कि एक सॉलिड सा मैप, और इसमें मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, धौलावीरा, लोथल-रंगपुर ये सारी चीज़ें बनाई। हालाँकि मुझे ऐसा लगता है, मतलब सिर्फ़ मैं अपना व्यू दे रहा हूँ, कि हड़प्पा सभ्यता को अगर बताना है, क्वेश्चन नगर योजना की है, तो मैप से कि कहाँ स्थित था, उससे ज़्यादा बेहतर होगा कि आप ये दिखा दो कि जैसे ग्रिड प्रणाली में नालियाँ थी या फिर ग्रिड प्रणाली में सड़कें थी 90 डिग्री पे, तो उसको आप दिखा दो। दूसरी बात कि एक प्राचीर था, प्राचीर के जो बाईं ओर है एक बड़ा स्नानागार था, एक सभा भवन था, उसको क्या बोलते हैं, स्तंभ स्तंभ भवन था, और उसके अलावा अन्नागार था, लोगों के घर थे, और उसी में वो लोग रहते थे। एक ऊँचाई पे था, एक नीचे पे था। एक छोटा-सा डायग्राम थोड़ा अगर दिखा दो तो नगर योजना पूरा दिख जाएगी कि बाहरी सुरक्षा तो ठीक ही है, पर साथ-साथ आंतरिक सुरक्षा हड़प्पा में यूज़ किया जाता है। और तीसरी बात कि जब आप चीज़ों को दिखा ही रहे हो, तो उनके कॉन्टेक्स्ट जैसे इन्होंने बताया कि मैंने लिखा घरों का निर्माण वगैरह, पर 4/2/1 ये अनुपात है, इस अनुपात को नहीं बताया, तो ये कंटेंट अच्छा है। आगे लिख रही हैं ये, घरों का विकास, निर्माण एवं योजनापूर्ण तरीके से, जिसके द्वारा सड़कों पर ना खुलकर पीछे खुले। तो ये भी बढ़िया है। ये हालाँकि मुझे याद था, पर कंटेंट में वैसे होता है कि लिखता नहीं हूँ मैं कुछ-कुछ चीज़ें। सड़क चेस्टबोर्ड पद्धति पर थी, जल वगैरह, निकासी के प्रबंधन, बेहतर लिखा है। और एक चीज़ और देखो, ये लिख रही हैं कि धौलावीरा, अगर आप इसकी जैसे भी बताते हैं हम ना कि प्रमुख विशेषता का वर्णन करो, तो धौलावीरा को अगर यूनेस्को साइट में अभी 21 में शामिल किया गया है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। मतलब हिस्ट्री में भी थोड़ा उसको प्रासंगिक बनाने की कोशिश है। तो ये कंटेंट मैंने अपनी कॉपी में लिख लिया है इनसे ही। आपको समझ आ रहा है? मैं सिर्फ़ कॉपियाँ पढ़ रहा हूँ, चेक नहीं कर रहा हूँ। मैं बस बता रहा हूँ कि ये चीज़ें अच्छी लग सकती हैं आपको भी। पढ़ता जाऊँ आगे? हाँ, ठीक है। अ, आगे क्या लिखा है? स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो, पानी को ढक दिया। पता है क्या है? एक यूपीएससी सवाल पूछता है, हालाँकि ये भी पीवाईक्यू है, पर एक यूपीएससी सवाल पूछता है कि हम हड़प्पा संस्कृति से क्या सीख सकते हैं? और जब ये सवाल पूछा था, तो मैंने एक आंसर लिखा था कि वास्तव में जो रोग वगैरह होते हैं, हेपेटाइटिस बी क्यों होते हैं? नालियों का प्रबंधन बेहतर तरीके से ना होना। तो ये भी कॉन्टेक्स्ट बहुत ही बढ़िया इन्होंने लिख रखा है कि स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो, पानी को ढक कर रखते थे। नाली हम सिर्फ़ ये लिख दें अगर, की हुई नालियों का इस्तेमाल करते थे, तो वो उतनी बेहतर बात नहीं होगी। बस स्वास्थ्य पर जोड़ दिया, तो वो इनका जो पूरा पॉइंटर बना है, बहुत ही सॉलिड बन गया है। मूर्ति निर्माण में द्रव मोम विधि का प्रयोग वगैरह करते थे। तो ये भी समझ आ रहा है कि मैंने सिर्फ़ लिखा है कि मृदभांड या फिर मृण मूर्तियाँ धातु का निर्माण से करते थे। लेकिन थोड़ा इन्होंने क्लियर किया है, जो इनका हिस्ट्री बैकग्राउंड था, इसलिए झलकता है। घातक हथियारों का अभाव, सामान्यतः सहिष्णु एवं शांति, शांति वर्ड इनका हालाँकि गलत है, पर मेन चीज़ ज़रूरी है। मैंने ये हालाँकि नहीं लिखा है, पर ये आप सोच के देखो कि एक समाज, हड़प्पा समाज आप दिखा रहे हो, और उस समाज को आप सहिष्णु और शांति बताने के लिए आप कॉन्टेक्स्ट भी दे रहे हो कि घातक हथियारों का अभाव था। प्राकृत पूजा, तुलसी, वट और पीपल। तो ये आप समझ पा रहे होंगे कि बहुत ही सॉलिड इन्होंने लिखा है, पहला जो आंसर है। कुछ चीज़ें अगर ये स्ट्रक्चर बना ले, तो आराम से 15 में 8-9 तो मिल सकते हैं। आपकी कॉपी देखें अब, पहले ही सवाल पर।
मुझे इनका आंसर अधूरा लग रहा है क्योंकि सेकंड पार्ट इन्होंने टच नहीं किया। सेकंड पार्ट क्या था कि क्या स्वर्ण युग कहा जा सकता है? तो सही बात है, जब आप किसी और से तुलना नहीं करोगे। जैसे उस समकालीन युग में मेसोपोटामिया हो गया, इजिप्टियन हो गया, या फिर और भी सभ्यता जो चल रही थी, या फिर वर्तमान आप ले लो, तो उस वर्तमान से जब तक आप रिलेट नहीं करोगे थोड़ा-सा, तो वो स्वर्ण युग ऐसे बता देना क्लियर क्लियर, तो वो थोड़ा-सा कमज़ोर लगता है। सही कह रहे हो कि सेकंड पार्ट जो है, वो सिर्फ़ इनको 3-4 लाइन लिखने की ज़रूरत थी कि ये सारी चीज़ें मैंने क्या लिखा है कि जो वर्तमान में अभेदवाद, सतत विकास लक्ष्यों और सामंजस्य के लिए हम दौड़ते रहते हैं, वो हड़प्पा में पहले से ही व्याप्त थी। जो स्वर्ण युग हम बनाने की कोशिश करते हैं, वो ज़्यादा ज़रूरत ना होती। आलोचना करके बता सकते थे, सही बात है। आलोचना ना भी सही तो कम से कम थोड़ी-सी तुलना कि मेसोपोटामियम अच्छा मिलता है। एक वो लाइन मिलती है, हालाँकि मुझे ये ज़्यादा क्लियर नहीं है कि न क्या बोलते हैं, हिस्ट्री में ऐसे कोट डाल सकते हैं या नहीं। एक कोट आता है रूस, रोमा, मेसोपोटामिया मिट गए सब जहाँ से, ऐसी हस्ती है हमारी जो मिटती नहीं। तो ये लाइन थोड़ा-सा एडजस्ट अगर हो सकता है, सिर्फ़ भाव कि सारी सभ्यताएँ मिट गई पर भारत की हस्ती इसलिए नहीं मिटती क्योंकि ये दीर्घकालिक थी और स्वर्ण युग हम उसे ही मान सकते हैं जो दीर्घकाल तक प्रासंगिक हो। ऐसा कुछ अगर ये स्वर्ण युग बताने के लिए कर सकते हैं, हालाँकि मैंने भी नहीं किया है, तो सही कह रहे हो। आपकी कॉपी देखते हैं 1 सेकंड फिर और इनकी आप कॉपी देखना, तो माधवी जी की भी कॉपी बहुत ही सॉलिड है। हालाँकि लिखा सिर्फ़ 2 आंसर है, पर एक जो मंदिर का स्ट्रक्चर बनाया है, तरीके से बताया, बहुत ही सुंदर तरीका। 1 सेकंड, जैसे शायद इन्होंने हाँ, देखो ग्रिड प्रणाली में वो ग्रिड प्रणाली बता दी कि ऐसे-ऐसे 90 डिग्री पर था। और दूसरा जब ये बता रही हैं गुप्त काल की विशेषता, तो वहाँ पे महामंडप, गोपुरम वगैरह बता दिया। हालाँकि ठीक है, सिर्फ़ इसकी ज़रूरत नहीं थी, और भी सारी चीज़ें थी। आप गुप्त काल के एरिया को दिखा सकते थे, और भी चीज़ें कर सकते थे। पर आप देखो जो हम करेंगे कला एवं संस्कृत, तो कला एवं संस्कृत में ऐसी चीज़ें करना कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगा। मान लो स्तूप से सवाल आया, बौद्ध स्तूप, और हमने स्तूप छोटा-सा नक्शा बना दिया। ऐसा मतलब हिस्ट्री के टीचर बोलते थे कि मेरा अगर एक आपने क्वेश्चन कर है। दिया। हुँ, हुँ। मेरा एक क्वेश्चन है, ये जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, मतलब इनमें मैं फ्लो चार्ट बनाना चाह रही थी। जैसे कि मान लीजिए मैंने उसमें डिटेल करके लिखा है, पर जैसे कि हुँ, हुँ। हम टॉपर्स की कॉपी जब देखते हैं तो उसमें फ्लो चार्ट बने होते हैं या डायग्राम्स बना के 3-4 पॉइंट्स मतलब एरो करके उन्होंने शो किया होता है, जिससे उनके शब्द तो कम हुँ, मतलब हुँ। उनके शब्द कम लगते हैं, पर उनकी कॉपी भी भरी लगती है, सुंदर लगती है देखने में, और मार्क्स भी अच्छे मिलते हैं क्योंकि वो टू द पॉइंट लिखते हैं। पर मुझे इसमें ये समझ में नहीं आ रहा है, जैसे कि मान लीजिए मैंने उसमें सेकंड वाले क्वेश्चन में बताया है, विशेषता बता दी 4, बताने को और हुँ, भी थी पर मैंने 4 बताई, तो उसको डायग्राम से दिखा दिया क्योंकि मैं उनको डिटेल करके वैसे नहीं लिखना चाह रही थी। तो मैं ये सोच रही थी, जैसे कि मान लीजिए हम एक ही चीज़, तो जो चीज़ें हम डायग्राम में बना रहे हैं वो हम डिटेलिंग नहीं कर सकते, उसी चीज़ को हुँ, सेम टू सेम। तो मुझे ये मतलब जब मैं फ्लो चार्ट बना रही होती हूँ तो मुझे समझ में नहीं आता किस टॉपिक में बनाऊँ, कैसे बनाऊँ? ये चीज़ बहुत कन्फ्यूज़न करती है। हुँ। मैं एक आपको फ्लो चार्ट बना के दिखा रहा हूँ। आप फिर बताना कि कैसे ये बेहतर है। जैसे क्या है कि हड़प्पा में मिलता है कि जो दक्षिण की ओर है, तो वहाँ पे क्या होता था, स्नानागार होता था। निकलने के लिए भी पानी होता था, पानी का नालियाँ होती थी। तो आप एक वो दिखा दो, ठीक है? और एक पानी उसमें डालने के लिए भी होता था, मतलब स्वच्छ पानी होगा। तो है। दूसरा जो
चबूतरा होता था, क्या बोलते हैं उसको अन्नागार होता था। तो अन्नागार चबूतरे पर होता था और जो बंदरगाह होते थे, उनके निकट होता था। ऐसा करने को भी आप दिखा सकते हो, एक चबूतरा बनाओ, उसपे एक छोटा-सा स्ट्रक्चर बना दो, वो बन गया हमारा वो। और घर वगैरह होता था तो आँगन बीच में होता था, उसको चीज़ें होती थी और घर के बाहर कुआँ वगैरह स्थापित होते थे। तो आप अगर एक स्ट्रक्चर को बताओगे और दू दूसरी चीज़ क्या करोगे, जैसे स्नानागार आप लिखोगे ही कहीं पे, फ्लो चार्ट में बता दो कि ये नगर नियोजन में ईंटें भी यहीं पे गिना दो, यहीं पे सारी चीज़ें कर दो। हालाँकि जब मैं 1 सेकंड जब मैं एंशिएंट पढ़ रहा था, आपको दिखाता हूँ नोट्स वगैरह आपको, तो वहाँ पे काफ़ी सॉलिड तरीके से स्ट्रक्चरिंग की थी मैंने कि हाँ, ये चीज़ें हैं, इन-इन चीज़ों को अगर आप देखो तो कर सकते हो। तो फ्लो चार्ट आप दीप की कॉपी देखो ज़रा-सा। दीप ने हालाँकि इस बार तो नहीं किया लेकिन जब वो लिखते हैं, तो वो काफ़ी बेहतर तरीके से फ्लो चार्ट बनाते हैं। तो आप चाहो तो वैसा एडजस्ट कर सकते हो। एक चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ अगर आपको नहीं भी बनाना है ग्रिड प्रणाली वगैरह, उसको नहीं भी दर्शाना है, तो भी आप बहुत सॉलिड तरीके से उस चीज़ को रख सकते हो। जैसे मैं 1 सेकंड दिखा रहा हूँ। या फिर अगर जैसे होता है ना कि लोग मैप बना जैसे भी आपको समझ में आए, मैक्सिमम बातों को अगर आप कम कॉन्टेक्स्ट में रख के जैसे मैं दिखाता हूँ आपको। देखो, जैसे ये क्या चीज़ है, सामान्य नगर बताना है। अब सामान्य नगर में जो घर वगैरह होते थे, बीच में आँगन है, बैकवर्ड जो है दरवाज़ा पीछे खुलेगा, जैसे परिंदे जी की कॉपी में लिखा ही है कि मेन डोर पीछे होता है। नालियाँ उससे जुड़ी होंगी और मेन जो नाली होगी उससे जुड़ा होगा और जो सड़कें होंगी फ्रंट में होंगी। तो ये सारी बातों को मैंने दिखा दिया, अब मुझे ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। बस मैं 1-2 लाइन लिखूँगा कि सामान्य नगर ऐसे-ऐसे होते थे और एक चीज़ और क्या? कि जैसे परिंदे जी की आप कॉपी देखो, उसमें लिखा है कि मैंने सिर्फ़ लिखा कि ना हालाँकि आप देखो, इसमें मैंने लिखा है जब नोट्स पढ़ रहा था 3-4 साल पहले, तो मैंने लिखा है प्रदूषण से बचने के लिए ये चीज़ें होती थी। लेकिन अब जो आंसर आया तो उसमें मैंने बता दिया कि नाली बेहतर तरीके से ढकी वगैरह होती। लेकिन नाली बताने का फिर फ़ायदा ही क्या हुआ? नाली तो प्रदूषण के लिए तो एक शब्द आपको जोड़ना पड़ेगा। और दूसरा जब मैं बृहत स्नानागार बता रहा हूँ, जैसे 1 सेकंड। एक चीज़ मैं और पूछना चाहूँगी, मैंने इनकी कॉपी देखी, ये जो हुँ, हुँ। परिंदे हैं, हुँ, हुँ। ये मतलब जो सिस्टर हैं, उन्होंने वो एरिया दिखाया है जहाँ पर सिंधु सभ्यता थी, मतलब जहाँ तक डेवलप थी जितने एरिया में, तो उन्होंने ये एरिया हुँ, हुँ। दिखाया है। मतलब मुझे ये लग रहा था अगर उस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है, मतलब जैसे कि अगर सिं सिंधु घाटी सभ्यता का ये पूछा गया है कहाँ तक विस्तार था या कैसे था, ये पूछा जाए तो ये वाला डायग्राम बनाना ठीक होगा। लेकिन जैसे इसमें शहरीकरण के लिए पूछा है, तो हमें इसमें जैसे कि मैंने जो ग्रिड पद्धति वाला डायग्राम बनाया, तो मुझे लग रहा था कि मैं दिखाऊँ, लेकिन मुझे डायरेक्ट आया कि इसमें वो पूछा है, मतलब शहरीकरण पूछा है और उसका स्वर्ण युग कहा जाता है, ये क्यों है? ये तो ये बात मुझे हमने लगा कि सबसे वो शुरू ज़्यादा में ही ठीक होगा। की। सही बात है। सबसे पहले ही में हमने ये शुरू में ही बात की कि मैप से ज़्यादा ज़रूरी था नगर को दिखाना। तो जब आप नगर को दिखा देते हो तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है ना कि मैप। तो ये पहले वाले क्वेश्चन पे ज़्यादा डाउट नहीं होने चाहिए, चीज़ें वही होंगी, पर ज़्यादा इफ़ेक्टिव कैसे होगा? मतलब अगर नाली बता रहे हो, प्रदूषण बता दो। अगर आप बेहतर नगर बता रहे हो तो धौलावीरा जो यूनेस्को में 2021 में उसको यूनेस्को साइट में शामिल किया गया, वो बता दो। अगर आप बता रहे हो जो ग्रेनरीज़ वगैरह होती है, अभी क्या दिक्कत है? जैसे एक दिक्कत मैं वर्तमान की बताता हालाँकि हिस्ट्री से रिलेट नहीं करता। 2023 का ऐसा डेटा मिलता है कि जो एमएसपी के लिए हम एमएसपी लेते हैं
उसको संरक्षित करते हैं सब्सिडी देकर अनाज 80 करोड़ जनता के लिए करते हैं। तो 64 लाख टन जो अनाज होता है, वो खराब हो जाता है, ठीक है? अब यहाँ पे देखो कि पहली बात चबूतरे पर बना होगा, दूसरी बात रोशनदान होगा, तीसरी बात ऊपर बाँस से वो ढका हुआ है और चारों तरफ से रोशनदान वगैरह। तो ये जो सिस्टम है, ये बहुत सॉलिड सिस्टम है। तो एक लाइन में भी अगर आप बताना चाहते हो कि जो अन्नागार हैं या भंडारगार हैं, ये नगर नियोजन की सबसे बेहतर चीज़ें थी, जिनमें ऐसे पद्धतियाँ थी जिससे शायद इसीलिए कहा जाता है कि बाकी मेसोपोटामिया वगैरह में भी कोशिश की गई होगी खाद्य सुरक्षा की या फिर और भी चीज़ों की, लेकिन ये उतना बेहतर नहीं हो पाया था, जितना बेहतर हड़प्पा में था। तो मुझे लगता है हड़प्पा में अब क्लियर है, ज़्यादा कुछ बात है नहीं। आगे सवाल में बढ़ें या फिर इनकी भी कॉपी देख ले, अभी कौन-कौन जॉइन है? हुँ। न्यू जर्नी की ज़रा कॉपी देखो पहले प्रश्न पर। थोड़ा हम अगर कॉपियाँ देख के ही चले ना, तो ज़्यादा हमें फ़ायदा होगा। मैंने कल कॉपियाँ पढ़ी, तो मुझे आपकी कॉपी में कंटेंट बहुत अच्छा लग रहा था कि हाँ शायद हिस्ट्री बैकग्राउंड था इसलिए क्योंकि मैं समझ भी रहा था कि हाँ, वो चीज़ें बहुत अच्छी हैं। तो इनकी कॉपी में दिक्कत क्या लग रही है? सबसे पहले दिक्कत की ही बात कर रहा हूँ। हड़प्पा जिसे सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है, प्राचीन भारतीय इतिहास, ठीक है, जो भी है। शहरीकरण, जीवन की सुव्यवस्थित नगर नियोजन, आप देख रहे हो बातें इनकी भी है, पर जो नगर नियोजन है, तो वो कितना बड़ा बता रहे हैं। इससे अच्छा जैसे आप बोल रहे हो कि बातें कम बताओ, स्ट्रक्चर बना के ज़्यादा बेहतर तरीके से समझा दो। तो ये तरीका हम अपना सकते हैं अपने किताब में और आप सोच के देखो कि जो पीडीएफ होगा, कॉपी होगी, वो ज़्यादा सुंदर लगती है जब इस तरीके के कार्य और ऐसा ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है। जो मैंने ये स्ट्रक्चर भेज रखा है, बहुत ज़्यादा सरल है। आप ऐसे नॉर्मल बना दो और जैसे लास्ट में सब बताते हैं प्राचीर का बताया किसी ने? प्राचीर मतलब जो दीवालें होती थी, तो न पूरा एरिया हो गया, नगर हो गया और उसके बाहर 3 टाइप से मतलब 3 सर्कल में प्राचीर होता था। तो अगर आप कोशिश करते हालाँकि मैंने बनाया पर वो जल्दी में लास्ट में बनाया तो उतना बेहतर नहीं बनता। तो उसी में मैंने ग्रिड प्रणाली भी दिखा दी, नगर के अंदर घर भी दिखा दिया और अन्नागार भी दिखाने की कोशिश की, स्नानागार भी दिखा दिया और जो एक सामुदायिक भवन था, वो भी बताने की कोशिश की। तो जब आप लास्टली ऐसी चीज़ कर देते हो, हालाँकि ज़्यादा मत करना 3-4 स्ट्रक्चर बेहतर होंगे छोटे-छोटे, उतने में आप बता सकते हो। और एक चीज़ और, एक लाइन मैंने लिखी है जो मुझे ज़्यादा अच्छी लग रही है, कि इन्होंने भी लिखा है, परिंदे ने भी लिखा है व्यापार और न्यूज़ जर्नी ने है व्यापार के बारे में, पर मैंने क्या लिखा व्यापार आंतरिक व बाह्य और ब्रैकेट में मेसोपोटामिया के साथ। तो मेसोपोटामिया के साक्ष्य मिलते हैं कि हाँ, बाहर से भी व्यापार होते हैं। लेकिन आप और सभ्यताएँ देखोगे अंदर ही सीमित रह गई। इसलिए वो घाटी में जो सभ्यता मिलती है। तो चाहो तो भारतीय सभ्यताओं से भी तुलना कर सकते हो। आगे बढ़ें, दूसरे सवाल में आएँ? आंसर हाँ, वही बोल रहा हूँ कि आंसर बड़े होते हैं, तो आप कोशिश करो कि वर्ड बहुत कम हो, भाव बहुत ज़्यादा हो। जैसे प्रदूषण को बताए ना ही बता दो, बस इतनी बात है, उससे ज़्यादा बात ही नहीं। उदाहरण तुलना कर दो कि हेपेटाइटिस बी है, मलेरिया है या फिर जो डेंगू वगैरह होते हैं, ये नालियों से ही उत्पन्न होते हैं, जो उस समय पे नहीं था। चीज़ें क्लियर हो गई बस। इस आंसर में ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, जब वो वाला आंसर क्वेश्चन पूछा था कि वर्तमान समय में हम हड़प्पा या सिंधु घाटी से क्या सीख सकते हैं? तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि ऐसी बातें बता सकते हो और ऐसा आता है, अब हिस्ट्री में बदल दिया है कि आप जैसे अगर पूछ ही ले कि सतत विकास लक्ष्यों को अगर प्राप्त करना है, तो किन-किन सतत विकास लक्ष्यों को हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो एक तो एसडीजी 6 आपको समझ आएगा कि जो क्या बोलते हैं, स्वच्छ जल की बात है, सैनिटेशन की बात है। दूसरा
आपको अ, जैसे क्या बोलते हैं उसको, सतत पोषणी विकास, हालाँकि सतत पोषणी विकास वैसे तो एसडीजी में नहीं है, पर वो आगे की भी सोचते थे, तो इसलिए अन्नागार, भंडारगार वगैरह थे। सारी चीज़ें समझ आती। तो आप उसको कर लेना। अगर ऐसा पूछे हिस्ट्री से थोड़ा आगे बढ़ के चला जाए कि नगर नियोजन में या फिर हड़प्पा में ऐसी कौन-सी चीज़ थी, जो हमें अभी अपनानी चाहिए, तो उसमें बंधुता को आप कैसे समझते हो? मतलब बड़े स्नानागार थे जिसमें कुएँ थे सबके घर में, पर बड़े स्नानागार भी थे जिससे लोग मिल सकें। सामुदायिक भवन थे, उसको स्तंभ भवन कहते थे। तो ऐसी भी चीज़ें आप जैसे भी क्वेश्चन का मोड होगा बदल लेना। खैर दूसरे में आते हैं हम। अ, मतलब संतुष्ट हो ना इस आंसर से आप लोग? अब अगर आएगा तो कर सकते हो। कंटेंट अरेंजमेंट आप सीखो ना, दीप की कॉपी देखो ज़रा, दीप की कॉपी 1 सेकंड देखते हैं। दीप की तीसरी न कॉपी है न ये आई है कितने बजे? 2 बज के 5 मिनट में। देखो ज़रा, ये हिस्ट्री बैकग्राउंड्स हैं। इनकी कॉपियाँ देखो, ये कंटेंट भी बहुत ज़्यादा हम लोगों से रख और ये जो एडजस्ट है, वो भी बढ़िया से कर रहे हैं। हड़प्पा सभ्यता से अधिक मतलब स्वर्ण युग बताने की पहली कोशिश जारी हो गई। अगर समकालीन है मतलब उस समय में, समकालीन सभ्यता से अधिक सुविकसित और उत्कृष्ट सभ्यता थी, जो अपने स्वरूप में बहुआयामी प्रतिमानों को समाहित की है। कीवर्ड हालाँकि गलत है। आप देखो, जो चीज़ें बतानी थी, बस उन्होंने कोशिश की थोड़े-थोड़े में बता दिया। आगे शहरी जीवन की क्या विषय है? सड़कें समकोण पर काटती थी। अब इसमें ये बात रख लो और अपना जो स्ट्रक्चर है, वो बता दो। ग्रिड वर्ड हालाँकि गलत लिख दिया इन्होंने। उन्नत पक्की ईंटों का, तो ये बात इनकी ले लो और परिंदे जी की बात 4x2x1 की ले लो। हो गया। बेहतर जल निकासी पद्धतियाँ, तो जल निकासी आप कहाँ-कहाँ का दिखाओगे? घर का जल निकासी और जो स्नानागार है, उसका जल निकासी। सार्वजनिक भवन, इससे आप बंधुता वगैरह की बात और मोहनजोदड़ो में विशाल अन्नागार, उसके भी साक्ष्य छोटा ही है, बस थोड़ा-सा स्ट्रक्चर। बंदरगाह के साक्ष्य और बंदरगाह के बगल में ही जो स्नानागार होता था, वही होता था। तो ये भी चीज़ अच्छी है कि जैसे वर्तमान समय में आप देख रहे हो कि उत्पादन तो गाँव वाला कर पा रहा है, लेकिन उसका जैसे जीएस 3 में क्या सवाल पूछता है कि वर्तमान से जुड़े विपणन और क्या बोलते हैं उसको, उत्पादन और विपणन की समस्या पर चर्चा करो। तो वहाँ पे विपणन की भी समस्याएँ सुलझाई गई थी। तो विपणन लिख दो और बातें बता दो, क्लियर हो गया। तो आप देख रहे हो कि जीएस 1 से जीएस 3 तक सारे प्रश्न पूछते ही रहते हैं। तो अब सोचो जितने अधिक सवाल आपके दिमाग में तैरेंगे, उतनी अधिक चीज़ें आपके साथ होंगी। ठीक है? कोई और बात? इसको हम अब एंड करें मतलब पहले सवाल को? वो सबका ऐसे ही चेक करना है अब। देखो, आप रिकॉर्डिंग सुनना रिकॉर्ड मैंने कर दिया है। तो दिक्कत नहीं है, मैंने बात की है उसी की। तो सबसे शुरू में ही सुन लेना 2-3 मिनट उतना ही है, तो उतने में हो जाएगा। आगे 1 सेकंड ज़रा-सा कॉल आ रहा है। तो 200% यही होगा ऐसा। तो क्या बोल रहे हैं हरी जी? 200% डिस्कशन होगा सर। देखते हैं जितना होगा। दूसरा सवाल है कि गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। अब सेम चीज़ देखो, स्वर्ण युग ही है, तो जैसा माधवी जी ने कहा कि बिना कंपैरिज़न हम बता कैसे सकते हैं स्वर्ण युग। स्वर्ण युग तो उसे बोला जा सकता है जो तुलना के आधार पर सर्वश्रेष्ठ हो, तो सेम चीज़ इसमें भी है। तो
मैं अपना पढ़ता हूँ। मैंने लिखा कि भारतीय इतिहास में अनेक समृद्ध काल आए जिनमें मौर्य काल, हर्षवर्धन काल, चोल काल ने भारत को बेहद समृद्ध किया। किंतु गुप्त काल की उन्नति जहाँ राजनीतिक एकता, आर्थिक विरासत और सांस्कृतिक एकता, वगैरह वगैरह। आप देख रहे हो, अब मैं थोड़ा एडजस्ट करना चाहता हूँ। दूसरा, अगर इनकी देखें, दीप जी की कॉपी देखें, दीप जी ने लिखा कि गुप्त काल को जो भारतीय इतिहास में चौथी शताब्दी से छठी शताब्दी के बीच अपने सर्वांगीण विकास के लिए इतिहास में स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। मतलब कंपेयर नहीं किया, फिर भी इन्होंने बताया कि चहुमुखी उसको बोलते हैं सर्वांगीण विकास। तो सर्वांगीण विकास के लिए इतिहास का स्वर्ण युग नाम से जिया जा सकता है। अलग अलग इतिहासकार एल वैसम वगैरह अलग अलग तरीके अपना सकते हैं। ठीक है, थोड़ा अब किसकी कॉपी देखें जरा बताओ। एक सेकेंड, गुप्त काल को और किसने लिखा है? हाँ, इनकी माधवी जी की कॉपी देखते हैं। तो इन्होंने लिखा, अधिकांश इतिहासकार इससे सहमत हैं क्योंकि इससे इस अवधि में ही साहित्य, कला, विज्ञान, गणित एवं वास्तुकला के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। देखो, इन्होंने प्रश्न को स्टार्ट ही कर दिया बिल्कुल। अब ये नहीं है इनका मैटर कि गुप्तकार, वो आपने सवाल दे दिया, अब मैं शुरू हो गए। तो ये भी तरीका बेहतर है, पर एक लाइन लिख देना कि स्वर्णयुग कहने में अधिकांश इतिहासकार सहमत हैं क्योंकि इस अवधि में साहित्य, कला, विज्ञान, गणित एवं वास्तुकला के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति हुई। तो ये भी तरीका कर सकते हो। इनकी कॉपी जरा आप लोग खोलो, न्यू जर्नी की। इन्होंने क्या लिखा, अब देखो अलग अलग तरीके हैं सबके, और जैसे आप रिलेट करते जाओगे। गुप्त काल वाला आंसर नहीं लिखा क्या? नहीं लिखा शायद गुप्त काल। खैर, हरी जी आपने लिखा है गुप्त काल वाला? हरी जी भी चलेंगे। आप ये बताओ, हम लोगों की कॉपियां बार बार क्यों देख रहे हैं? हम तो डायरेक्ट डिबेट भी कर सकते हैं कि इस पर ऐसे लिखा जा सकता है। मेरे कहने का यही मतलब है कि जब तक आप कॉपियां नहीं देखोगे तो कंपटीशन किससे है हमारा? अंग्रेजी मीडियम वाले तो बहुत आगे निकल जाते हैं, कंपटीशन तो हिंदी मीडियम वालों से ही है ना। तो आप कॉपियां देखनी पड़ेगी कि कौन कैसा लिख रहा है। तो जो खराब चीजें हैं उनको छोड़ो, जो कम से कम अच्छी चीजें हैं कोशिश करो अपने में शामिल करने की। एक चीज मतलब मुझे पूछनी है, जैसे कि देखिए, मुझे ऐसा लगता है हम्म। ना कि हम ज्यादा लिखते हैं, मतलब जैसे कि हम पूरा सेंटेंस लिख रहे हैं 3-4 लाइनों में। मुझे आंसर लिखने में टाइम लगा क्योंकि मैं चाह रही थी, जैसे हम इंग्लिश मीडियम की कॉपी देखते हैं, उनके पॉइंट्स पॉइंट्स बहुत ज्यादा, उनकी जो लाइन होती है ना 2 लाइन में खत्म हो जाती है, हमारी 3-4 लाइनों में जा रही है। तो मैं इस चीज को, क्योंकि उनकी कॉपी देखने में इसलिए अच्छी लगती है क्योंकि उनकी कॉपी बड़ी सिस्टमेटिक होती है, और हमारी कॉपी वैसी नहीं बन पा रही है, हम कितनी भी कोशिश कर रहे हैं, हो नहीं रहा है। मतलब काफी टाइम लग जाता है कि सेंटेंस को मैं छोटा कर दूं, बिल्कुल छोटा, कि वो एक लाइन में भी आ सके, पर ऐसा हो नहीं पा रहा है मुझसे। देखो, आप कैसे, मतलब किस चीज को इम्पोर्टेंट मानोगे वही आपकी कॉपी में आएगा। जैसे ये क्या इम्पोर्टेंट मान रही हैं कि जैसे परिंदे जी की कॉपी आप देखो, गुप्त काल की कालावधि क्यों इम्पोर्टेंट माना कि वो काल ही है। जैसे स्वर्ण युग का काल कहा जाता है, मतलब काल बताना जरूरी है। और सही बात है, जब तक आप समय नहीं बताओगे तब तक आप उस काल को नहीं क्लियर कर सकते, कि चाहे चौथी से छठी शताब्दी बोल लो या फिर चाहे 300 ईसा पूर्व से 550 ईसा पूर्व बोल लो। तो वो चीजें जरूरी हो जाती हैं। ठीक है, अब जो कला, साहित्य, वास्तुकला, विज्ञान, चित्रकला, मूर्ति निर्माण आदि की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण था। तो आप देख पा रहे हो कि ये चीजें कैसे एडजस्ट हो रही हैं, कैसे चीजों को क्लियर किया जा रहा है। एक सेकेंड, मैं जस्ट अभी आया, आप लोग तब से बातें करो। जी। आप लोगों ने हिंदी मीडियम के टॉपर्स की कॉपी देखी है? कोई बोलेगा?
हुँ। हेलो। तो अब आगे बढ़ें? इंट्रोडक्शन आप समझ चुके हो। हेलो। जी हाँ। देखो, आप फिर से इनकी कॉपी में देखो, अब ये क्या कर रहे हैं, जैसे आप बोल रहे थे फ्लो चार्ट बना के, तो इन्होंने भी एक कोशिश की है, चित्रकला को बता दिया, अजंता, एलोरा, बाग की गुफा, मूर्तिकला बता दिया, हिंदू, बौद्ध और जैन मूर्तियाँ, उदाहरण दे दिया मथुरा, और साहित्यिक योगदान, कालिदास की रचना मेघदूत वो बता दी, पाणिनि और पतंजलि द्वारा संस्कृत व्याकरण में योगदान बता दिया, विज्ञान एक लाइन बाई लाइन देख रहे हो कि चीज़ें भी आ रही हैं। जैसे शायद इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 पॉइंट आ गए, पर स्पेस भी कम लगा, तो से ही अपना पॉइंटर मान लो। ये इनका तरीका है। आप चाहे सीधा-सीधा कर लो या फिर जैसे भी कर लो। तो छोटी बातें अगर आप बहुत गहराई से आप बता पा रहे हो, इसमें आप निकाल के बताओ क्या कमियाँ हैं। विज्ञान व प्रौद्योगिकी का विकास इस काल में इस स्तर पर किया गया कि ये काल आर्यभट्ट और बराहमिहिर जैसे लोगों को रखता है। ऐसे लिखने की बजाय आप बस इतना लिख दो कि विज्ञान व प्रौद्योगिकी का विकास, आर्यभट्ट पृथ्वी की त्रिज्या की गणना, शून्य की खोज, बराहमिहिर ने चंद्रमा आधारित कैलेंडर का, बस इतनी बातें ही हैं, ज़्यादा कुछ है ही नहीं। तो आप वो भी देखो कि कैसे एडजस्ट किया जाता है। और क्या लिखा है आगे? इस काल में समाज में असमानता भी बढ़ी, तो इन्होंने थोड़ा-सा ये आधार भी दिखाया कि नहीं, पूरी तरीके से स्वर्ण युग नहीं कहा जा सकता। क्यों? महिलाओं को शिक्षा के अधिकार पर रोक थी। सती प्रथा का प्रचलन यहीं से भानुगुप्त के एरण अभिलेख से दिखता है। बाल विवाह जैसी कुप्रथाएँ उपस्थित थीं। पर्दा प्रथा का प्रचलन तथा महिलाओं को संपत्ति में अधिकार किया जा सकता था। मतलब ये कोशिश कर रही है कि दूसरे समाज से तुलना नहीं, अपितु उसी समाज की सारी विशेषताओं को दिखा दिया जाए और कमियों को दिखा दिया जाए। उस तरह से आप बता दो कि ये स्वर्णकाल है या नहीं है। तो ये भी तरीका बेहतर है। महिलाओं की जी, स्थिति जैसे मान दयनीय लीजिए, थी। अब उच्च वर्ग इसमें ये पूछा गया, क्वेश्चन ये था कि आप स्वर्णयुग मतलब सहमत हैं या नहीं? तो इसमें हमारी सहमति हुँ, पूछ रहे थे, मतलब आपको प्रूव करना है कैसे वो स्वर्ण काल था। तो इसमें मतलब एक क्वेश्चन होते हैं, इसमें आलोचनात्मक परीक्षण करना होता है। उसमें हमें हुँ। उसकी उस मतलब जैसे कि अगर पूछा होता स्वर्ण काल का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए, तो हम उसमें नेगेटिव पॉइंट लिखते। मतलब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, वो वाले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में फिर अंतर क्या रहेगा अगर हम इसमें भी नेगेटिव पॉइंट दिखा रहे हैं तो? देखो, इसमें लैंग्वेज ये है कि क्या आप इससे सहमत हैं? तो इसको आप बदल लो, क्या आप इससे पूर्ण सहमत हैं? तो इनकी जो कॉपी बता रही है कि नहीं, मैं इससे पूर्ण सहमत नहीं हूँ। ठीक है, स्वर्ण युग ये बहुत तरीकों से होगा, लेकिन कोई भी काल उतना बेहतर नहीं होता हर तरीके से। जी हाँ, और जैसे कि सहमति देखिए, नासहमति ज़ाहिर कर रही हैं। जी, हाँ। जैसे कि देखिए जो हड़प्पा वाला क्वेश्चन है उसमें उसमें जो उसमें भी क्योंकि देखिए जब नगर नियोजन बताया गया, मैं सोच रही थी कि मैं वो पॉइंट ऐड करूं, फिर मुझे लगा शायद क्वेश्चन की डिमांड नहीं है वैसी। मतलब अभी तक मुझे जितना समझ में आया टॉपर्स की कॉपी पढ़ के या खुद भी पढ़ के, तो मुझे ये समझ में आया शायद उसमें डिमांड ही नहीं है हड़प्पा वाले में, क्योंकि देखिए उसकी जो सभ्यता का विनाश हुआ था, क्योंकि उसमें बाढ़ का और भूकंप वगैरह का, इन सब चीज़ों की मतलब इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के नहीं बनाया गया था। तो मैं सोच रही थी कि शायद एक पॉइंट वो ऐड करूँ, पर फिर मुझे लगा कि नहीं, शायद क्वेश्चन की डिमांड नहीं है, तो इसलिए मैंने उसको ऐड नहीं किया। तो मैं ये पूछना चाह रही थी हुँ। कि मतलब क्या इन क्वेश्चनों में भी उस चीज़ को ऐड करना चाहिए या नहीं? हुँ, मतलब जैसे आप ये कहना चाह रहे हो कि अगर इतनी बेहतर सभ्यता थी, तो इसका विनाश इतना जल्दी कैसे हो गया? तो ये भी बात आप ऐड कर सकते हो, क्यों नहीं ऐड कर सकते हो? जब स्वर्ण युग बताना ही है, तो बहुत सारी चीज़ें नष्ट होती हैं, लेकिन हड़प्पा सभ्यता की जो संस्कृति है, अगर वो अभी भी बची है, तो हड़प्पा सभ्यता का विनाश हम नहीं मान सकते। अगर उस बात में जैसे नगर नियोजन का सवाल था, नगर नियोजन में आप चाहे भूकंप उसको कारण मान लो या फिर कुछ जो इतिहासकार हैं मानते हैं कि बहुत समय तक अकाल पड़ा था, कुछ लोग बाढ़ को उसका कारण मानते हैं। तो कारण बहुत से आपके सामने हैं। तो अगर आपको बताना है कि अगर इतना ही स्वर्ण काल था तो अभी तक टिकना चाहिए, अभी तक उसके कोई साक्ष्य मिलने चाहिए, जैसे इजिप्ट की बड़ी-बड़ी इमारतें हैं या फिर नील सभ्यता में थोड़ी चीज़ें हैं।
हम इस तरीके पे मान लें या फिर सभ्यता की जो संस्कृतियाँ हैं, वो अभी भी अगर बची हुई हैं, नगर नियोजन की जो चीज़ें हैं, अगर उन्हें पढ़ने पर समझ आ रहा है कि हाँ, विशेष तो था। जैसे अगर कहा जाता है परिवर्तन संसारे मूला मतलब परिवर्तन तो होना ही है। तो नष्ट सृष्टि और नष्ट होना चीज़ें जायज़ हैं। पर आप उस चीज़ को कैसे बता रहे हो, एक लाइन में बता रहे हो या फिर पूरा ही बता रहे हो, वो आपका मोड है कि जैसे सही कह रहे हो कि अगर क्वेश्चन की डिमांड है कि हड़प्पा सभ्यता इतनी बेहतर अगर थी, तो इसका विनाश क्यों हो गया? जैसे अशोक से एक यूपी प्रश्न पूछता है किसमें पूछता है शायद अ, हिस्ट्री ऑप्शनल में एक प्रश्न मैंने देखा था। अशोक से पूछा था कि अशोक का धम्म अगर इतना ही बेहतर था अशोक का साम्राज्य इतना जल्दी नष्ट कैसे हो गया? तो यही बात है जैसे क्वेश्चन की डिमांड वैसे हमारा आंसर। हालाँकि बातें हम बताएँगे फिर भी जैसे ये चीज़ जोड़ रही हैं तो इसके लिए एक लिंक होना चाहिए। फिर भी अगर कुछ चीज़ें देखें तो महिला का शिक्षा अधिकार पर रोक, बाल विवाह, पर्दा प्रथा, सती प्रथा ये सारी चीज़ें उपस्थित थी। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो गुप्त काल, कला और संस्कृत, साहित्य वगैरह-वगैरह चीज़ों के कारण स्वर्ण युग कहा जाता है। तो एक इन्होंने क्राइटेरिया तय कर दिया। ठीक है, ज़रा-सी मैं अपनी कॉपी बताता हूँ। तो स्वर्ण युग कहा गया तो मैं स्वर्ण युग ज़्यादा इसे मानता हूँ क्योंकि राजनीतिक स्थिरता थी या फिर एक स्थायित्व था। मतलब गुप्त काल एक बड़ा-सा एरिया था, जहाँ पे तो मैंने थोड़ा-सा स्ट्रक्चर बना के भी बताया कि ये एरिया है और मुझे याद आया कि समय तो बताया ही नहीं तो वहीं पे स्ट्रक्चर पे ही मैंने लिख दिया थी से छठी ईसा पूर्व, हालाँकि ईसा पूर्व नहीं लिखा पर ईसा लिखा, ठीक है। आर्थिक में क्या बताया? एक बड़ा क्षेत्र समुद्रगुप्त व चंद्रगुप्त के आधिपत्य में था, जो अन्य छोटे समृद्ध काल से प्रमुख बनाता है। जैसे मुझे क्या समझ आता है कि भारत में अनेकों महान-महान लोग हुए, लेकिन वो क्यों विशेष नहीं हो पाए? क्योंकि वो छोटे-छोटे टुकड़ों में बँटे हुए थे। तो छोटे-छोटे जैसे ये सिकंदर या फिर ये जो वगैरह-वगैरह मुगल वगैरह, तुर्क वगैरह आते हैं, तो ये स्वर्ण युग क्यों नहीं बना पाते जो बाकी के हिंदू राजा हैं या फिर बाकी के जो राजा, इसीलिए नहीं बना पाते क्योंकि ये अलग थे। लेकिन मौर्य काल एक विस्तृत था या फिर खुद में जकड़ा हुआ था। एक चीज़ मुझे वो ज़रूरी लगती है। भी जब व्यापार का बता रहा हूँ तो यहाँ पे मतलब सोने और चांदी के सिक्कों का भी प्रचलन हो गया था। मतलब विनिमय प्रणाली से हम ऊपर उठ चुके थे। इसलिए मेसोपोटामिया से ना हम व्यापार कर पाते थे। और कृषि के लिए सुगम तकनीकी आ गई थी। पहले क्या था, वो बेहतर नहीं था। अब कर और माप योजना पर व्यवस्थित थी। संस्कृत में हालाँकि मेनली तो हिंदू धर्म से या वैष्णव से ही थे, पर बौद्ध और जैन का भी संरक्षण करते थे। समरसता की नीति पर गुप्त काल चल रहा था। वैज्ञानिक व ज्योतिष में आर्यभट्ट बरामेर जो पीछे क्लियर हो ही गया है। साहित्य स्थापत्य में भी कालिदास, विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस पहली बार ही ऐसा है जो साहित्य को इतने बड़े लेवल पर ले गया होगा। और बाकी लास्ट में मैं कंक्लूज़न क्या दे रहा हूँ कि सर्वभारतीय आधार पर राजनीतिक सुशासन, अर्थव्यवस्था, विज्ञान, कला और साहित्य को एकरूपता देने वाला काल गुप्त काल ही है, जिससे इसे स्वर्णकाल कहना कोई अति नहीं होगी। तो मैं ये चीज़ें क्लियर कर रहा हूँ। हालाँकि 1-2 पॉइंट मुझे अब समझ आ रहा है कि नेगेटिव अगर रख भी देता, तो मेरी जो बातें थी कमज़ोर नहीं होती। अब किसकी कॉपी पढ़ें? क्या लिखा है सर? अब तो मौर्य काल भी अच्छा मैक्सिमम हाँ, वही बात कि मैंने शुरू में ही लिखा कि मौर्य काल, हर्षवर्धन, चोल काल ने भी बेहद समृद्ध किया। किंतु अगर गुप्त काल को देखें तो इन कारणों से। तो मैंने थोड़ा कोशिश की है क्योंकि एक सवाल और आता है, चोल काल को दक्षिण भारत का वही स्वर्ण युग माना जाता है, तो चोल भी ग्रेट होगा। क्या हम ऐसे बाँट दें दक्षिण-उत्तर या फिर थोड़ा हम देख लें? मौर्य भी विशेष है, मौर्य की जो जैसे अगर मैं राजनीतिक एकता की बात कर रहा हूँ, तो मौर्य तो और ज़्यादा विस्तृत था, तो वैसे भी देख सकते हैं, सही कहा। देखो, लिखा सबने अपने-अपने लेवल पर सबसे अच्छा है। बस मैं ये कहना चाह रहा हूँ आप सबकी कॉपी से जो-जो अच्छी-अच्छी चीज़ें हैं उसको बाँट लो। बस उसको अपने साथ ले लो, तो वो बातें हो जाएँगी, बन जाए तो गुप्त काल हो गया।
आप न्यू जर्नी आप समझ पा रहे हो कि चीज़ों बिनी और न्यू जर्नी आप समझ पा रहे हो चीज़ों को कैसे मतलब शॉर्ट एंड फाइन किया जाता है? मतलब आप देख रहे हो कि मैं नहीं जा रहा हूँ बताने कि बराह मिहिर ने ये किया। मैं बस इतना बोल दूँगा कि हाँ, ये बात है। विशाख दत्त हाँ, महाकाव्य नाटक लिख दिया। इतनी बातें करके आगे बता दो जो भी है। ज़्यादा दिक्कत नहीं है। एक चीज़ मैंने ये भी लिखा है हालाँकि मौर्य काल के स्तूप, प्रतीक, हर्ष काल के ऐतिहासिक विवरण व चोल काल की सांस्कृतिक उन्नति भी किसी रूप में कम नहीं है। किंतु तो ये चीज़ थोड़ा एडजस्ट करना, जैसे परिंदे जी कह रही है, तो वो की है मैंने थोड़ा-सा। हाँ, सही बात है और मैं एक चीज़ और मैंने किया है कि थोड़ी-सी स्पेस छोड़ रखी है हर आंसर के बाद जिससे मैं अब जो भी आंसर आप लोगों के हैं, उन आंसर में जो-जो अच्छी चीज़ें हैं, जैसे एक चीज़ प्रदूषण लगी, धौलावीरा को यूनेस्को में शामिल करना लगा, ग्रिड प्रणाली से किसी ने स्ट्रक्चर बनाया था, वो अच्छा है। तो थोड़ी-थोड़ी चीज़ें मैं हर पेज में अब ऐड करने वाला हूँ इसके बाद। तो ये चीज़ है। आगे बढ़ा जाए? अच्छा ये बताओ 10 के 10 क्वेश्चन करने ज़रूरी हैं या अब आप समझ गए हो कि कैसे करना है? हेलो, शॉर्ट में सभी कराना है। जैसे अकबर की धार्मिक नीति का मूल्यांकन कीजिए। अब देखो, मूल्यांकन कीजिए मतलब यहाँ पे तौलना भी है। आपको थोड़ा-सा देखना है कि धार्मिक नीति क्या केवल उस समाज जैसे आप सोच के देखो मुगलों का पूरा आधिपत्य है, ठीक है? अब मुगलों का ही आधिपत्य है और उसी में आप फिर चाहे सुलह कुल नीति लगा दो, चाहे आप अपना इबादत खाना खोल दो, चाहे कुछ कर लो, चाहे सहिष्णुतावादी कुछ भी कर लो, चीज़ें तो सामने वाला करेगा ही। लेकिन अगर आप उसको परख के देखोगे, तो कुछ चीज़ें हैं ही जो प्रासंगिक हो पाएँगी जैसे सर्वधर्म समभाव की बात हो या फिर धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत हो, सहिष्णुता हो, धार्मिक अलगाव ना हो, तो ये सारी चीज़ें ही हो पाएँगी। लेकिन अगर आप कहो कि ऐसी समन्वयकारी नीति दीन-ए-इलाही जो समाज में सीमित रहा फिर भी एक तरह से धार्मिक विचारधारा, तो आप सोच के देखो मान लो वर्तमान समय में कोई ऐसी नीति हम बना रहे हैं, समन्वयकारी है, तो फिर धर्म का मतलब ही क्या हुआ? मतलब धर्म तो हालाँकि होती सब में वही मोटो वही होता है कि लोक मंगलकारी भावना। लेकिन आप सोच के देखो, क्या कभी भी ऐसा समाज बन पाया है जिसमें 2 धर्म, हिंदू मुस्लिम ही मान लो, कभी 2 धर्म समन्वयकारी प्रथाओं मैं प्रथा की बात कर रहा हूँ, प्रथा व परंपरा से जुड़ पाएँ? नहीं, अपना-अपना तरीका है। तो वही चीज़ है कि जब यूसीसी के लिए विवाद हो रहा है ना, तो ये विवाद यही हो रहा है कि हालाँकि एक विवाद तो ये भी है कि ये अधिकार है, मानवाधिकार के खिलाफ है। लेकिन दूसरा यही है कि आप उसको देखो थोड़ा ना, हमारी धार्मिक नीति अलग है, उसके लिए आप एडजस्ट करो, सबके लिए समान क्यों बना रहे हो? तो एक चीज़ इसमें ये दिखती है। तो मूल्यांकन जब करना तो थोड़ा बताना आप, कमियाँ भी गिनाना, ऐसा तो नहीं केवल अच्छी-अच्छी बातें ही बता दो। क्योंकि मुगल सत्ता को अगर मजबूत करना है, तो उसको जैसे आप समझ के देखो अ, बाबर की जब मृत्यु हुई तो बाबरनामा में उसने हुमायूँ के लिए एक पत्र लिखा था। हालाँकि वो पत्र फ़ारसी में था। आप बीबीसी में सुनना बीबीसी हिंदी करके एक चैनल है यूट्यूब में, उसमें मैं सुन रहा था। तो हुमायूँ के लिए एक पत्र लिखा, उसमें बोला कि बेटा जो भी चीज़ें हैं, अभी तक मुझे ये समझ आया कि मैंने ज़्यादा शासन या ज़्यादा विस्तार जल्दी इसलिए नहीं कर पाया भारत में, क्योंकि यहाँ पे धार्मिक सहिष्णुता बना के रखना पड़ेगा। राजपूतों के साथ उनकी तरह की नीति अ, हिंदुओं के साथ उनकी तरह की, ब्राह्मण या फिर क्षत्रिय के साथ उनकी तरह की नीति। तो वही चीज़ यहाँ पे लागू होती दिखती है कि जो हुमायूँ नहीं कर पाया, वो अकबर करने की कोशिश कर रहा था। और यही चीज़ दिखती है कि साम्राज्य का विस्तार करने के लिए अगर आप धार्मिक नीति का प्रचार कर रहे हो, तो ऐसी धार्मिक नीतियाँ बेहतर नहीं होती। तो ये चीज़ें मुझे लगती हैं। हालाँकि क्या-क्या लिखा है आपने? सुलह कुल कहते हैं अर्थात सभी धर्मों को सहिष्णुता व सद्भाव का आधारित था। अकबर की धार्मिक नीति, अध्ययन, दीन-ए-इलाही, अकबर इस्लाम, ठीक है, अच्छा है। किसकी कॉपी देखी ये बताओ ज़रा?
कॉपी ही देख लेते हैं, क्या दिक्कत है। दीप जी की कॉपी देखोगे? इनका मतलब हिस्ट्री बैकग्राउंड है, थोड़ा इनकी कॉपियाँ देखो। क्या लिख रहे हैं ये कि आ अकबर जो ऐमी क्या लिखा है? अकबर जो अपनी धार्मिक सहिष्णु प्रिय नीतियों के लिए जाना जाता है। मतलब पहली लाइन में ही क्लियर कर दिया उन्होंने। जो सभी धर्मों के साथ सद्भाव, सम्मान तथा न्याय के लिए इतिहास में अपनी अमिट छाप छोड़ी है। लेकिन फिर भी अगर क्वेश्चन की डिमांड देखो तो सुलह कुल को आप अलग भले मान लो, पर थोड़ा-सा आप पूछना चाह रहा है आपसे, तो उसमें एडजस्टमेंट मुझे लगता है 1-2 पॉइंट रखना चाहिए। खैर, नीति का क्या उद्देश्य निकल के आता है? विभिन्न धार्मिक व सामाजिक समूहों के बीच सद्भाव स्थापित करना, सभी के प्रति सम्मान। जैसे सद्भाव बोल रहा है ना, तो हालांकि मुझे ध्यान था कि टोडरमल जैसे राजपूत था, तो उसको सेनापति का दर्जा दे देना। और भी जितने उसके नवरत्न थे, वो धर्म से नहीं बल्कि योग्यता से जाने जाते थे। तो यहाँ पे ऐसा उदाहरण फिट हो जाता। या फिर दूसरे वाले में कि सम्मान, निष्पक्षता, न्याय को बढ़ावा देना कि जो योग्य है उसी को काम होगा। तो ये धार्मिक नीति ही थी। स्थायी आकार प्रदान किया। इसके लिए जजिया कर समाप्त की, तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया, इबादत खाना की स्थापना की, सिया राम जी के सिक्के चलवाए। तो ये कंटेंट आप कहीं पर डाल सकते हो, अगर कि जैसे अगर आप बोल रहे हो कि सभी धर्म का समभाव, तो आप डाल देना कि सिया राम जी के सिक्के चलवाए। अपने दरबार में भी सभी धर्मों का समान स्थान दिया, विभिन्न ग्रंथों को भी क्या लिखा, हाँ, अनुवाद कराए। ठीक है। सुलह कुलनीति की क्या प्रासंगिकता है? सभी को साथ लेकर अखिल भारतीय साम्राज्य का निर्माण करना। मतलब वर्तमान में भी यही चल रहा है कि अखिल भारतीय साम्राज्य का निर्माण कैसे हो, तो इससे हो सकता है। राज्य को स्थायित्व प्रदान करना, बहुसंस्कृतवाद का संरक्षण व सम्मान करना। ये भी बढ़िया है कि भारत की विविधता में एकता के लिए सभी धर्मों का सम्मान करके इबादत खाने की स्थापना माध्यम से। तो इबादत खाना, हालाँकि मुझे ऐसा नहीं लगता कि जैसे भी आप सोचो, इन्होंने बस एक चीज़ नहीं कर रखी है, मूल्यांकन नहीं कर रखी है। तो मूल्यांकन थोड़ा आप करना कि जो भी आपको लगता है मूल्यांकन में आप उसको परखोगे, अच्छा-बुरा दोनों, तो वो चीज़ें। क्या एग्ज़ामिनर हिंदी मीडियम दे नहीं, जो एग्ज़ामिनर होगा वो हिंदी का ही होगा, लेकिन वो प्रोफ़ेसर होगा। उन्होंने सारे ऐसे थीसिस लिख रखे होंगे। जैसे जो मेरे टीचर थे उन्होंने मनके पर थीसिस लिखा था। तो अगर मान लो मनके पर से सवाल आएगा, तो जो इंसान मनके पर थीसिस लिख रखा है उसको तो सॉलिड-सॉलिड बातें चाहिए। उसके दिमाग में तो और चीज़ें चलेंगी। तो वही होता है। मान लो किसी ने अकबर पर थीसिस लिख रखा है। थीसिस लिखना पड़ता है पीएचडी के बाद। तो अगर लिख रखा है तो फिर उसको तो बहुत सारी चीज़ें चलती। हालाँकि सब पर थीसिस नहीं लिखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 चीज़ों पर लिखते हैं। तो उस तरह से वो कहीं-कहीं पे किसी-किसी सवाल पे ज़्यादा उस पे फ़ोकस करते हैं कि यार हड़प्पा सभ्यता पे मैंने थीसिस लिख रखा है और इसने जो लिख रखा है सामने वाले ने वही बातें छोड़ दी। तो उसको लगता है कि इसको 1 नंबर नहीं देना चाहिए। तो ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। ख़ैर, अकबर वाला लिखा है आपने? हाँ, अकबर एक मुग़ल शासक था। आप सोच के देखो, अकबर एक मुग़ल शासक था। तो ये बात भी आप सर पॉलिटी से हिस्ट्री को लिंक कर सकते हैं, लेकिन उसको किस तरह से? जैसे अकबर का धार्मिक नीति को आप कर रहे हो, तो धार्मिक नीति कहाँ तक जानी चाहिए, वो आप देख लेना। आर्टिकल बताने की ज़रूरत नहीं है, पर फिर भी आप बता सकते हो। जैसे प्रासंगिकता सुलह कुल की है, तो हम भारत के लोग प्रस्तावना में पहली ही लाइन है। और सर्वधर्म समभाव का मतलब, या फिर समझो कि में धर्मनिरपेक्षता या पंथ निरपेक्षता की बात करता है। और सुलह कुल नीति भी लगभग वही सी है। तो आप बता सकते हो, क्या दिक्कत है? 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध मुगल सत्ता, ठीक है। यात्राओं और राजस्व संबंधी छूट देना, अच्छा पॉइंट है। वृद्धों धार्मिक कार्यों की विशेष सुविधा रखना, अ, ओके, बुजुर्गों महिलाओं, बढ़िया पॉइंट है। हिंदू मंदिरों का भी संरक्षण करना, जो एक बढ़िया चीज लगती है कि जैसे आप देखो कि जब आप किसी मंदिर को तोड़ते हो, जैसे जो पुराने सुल्तान थे या फिर गौरी वगैरह थे, तोड़ते हैं, तो अगर ये मंदिरों वगैरह को ना तोड़ते ना, तो इनका स्थापित तो बढ़िया से हो पाता।
लेकिन ये मंदिरों को तोड़ते हैं। जैसे एक चीज़ होती है कि आप किसी धर्म को नष्ट करके अपना धर्म स्थापित करने की कोशिश करोगे। जैसे आप सोच के देखो, तो अलाउद्दीन खिलजी है, जब दक्षिण भारत विजय करता है तो शायद 2000 लोगों को वो कहता है कि अगर आप इस्लाम इस्लाम या फिर जो भी है, इस्लाम अगर इस्लाम धर्म क्या जॉइन कर लो, हिंदी में क्या बोलेंगे? इस्लाम धर्म को जो भी है जॉइन कर लो, तो मैं तुमको माफ़ कर दूँगा। तो ये चीज़ें दिखती हैं, पर क्या फिर भी वो उतना बेहतर बढ़ पाया? नहीं, उसके काल में नहीं बढ़ पाया। लेकिन जब आप समन्वय की बात करते हो कि हर धर्म का सम्मान है, तो फिर लोग आपके भी धर्म का सम्मान करने लगते हैं और फिर यहीं से जो मुगल सत्ता है, उसको भारत का एक तरह से रूप ही मान लिया गया कि भारत का एक अंग ही है। जैसे आप देखो ना कि जब बात होती है अंग्रेज़ों वगैरह की, जब और आगे हिंदी साहित्य में भी आप पढ़ते हो थोड़ा बहुत, तो उसमें समझ आता है कि अब जो मुस्लिम वगैरह है ना, वो हमारे साथ हैं, ना कि हमारे हमसे अलग हैं। तो वही चीज़ें हमें समझ दिखती हैं कि ये चीज़ें। ख़ैर अब ज़्यादा कुछ है नहीं, अगर प्रासंगिकता बोला है तो आपको अगर दिखता है कोई एसडीजी में, सतत विकास में या फिर कुछ और भी, तो आप बता सकते हो। वसुधैव कुटुंबकम हो, सर्वधर्म समभाव हो या फिर एक जो संस्कृत में कोटेशन है अ, हालाँकि अभी भूल रहा हूँ मैं क्या है। ख़ैर छोड़ो, आगे बढ़ें, समझ गए ये सब? ठीक है, अच्छी नहीं है तो क्या दिक्कत है? अच्छी नहीं है तो हो जाएगी अच्छी समय के साथ-साथ। 1857 का विद्रोह केवल सैनिक विद्रोह नहीं, देखो एक चीज़ मैं अपनी कॉपी से बताता हूँ। जब मैंने लिखा 1857 का विद्रोह केवल सैनिक विद्रोह नहीं अपितु गहरे असंतोष का है। तो मुझे वही चीज़ें याद आई कि मैं किसी समीक्षक को ले आऊँ, किसी इतिहासकार को ले आऊँ, तो आरसी मजूमदार की बात याद आई। हालाँकि पूरी बात मुझे याद नहीं थी, पर मूल तरह से अगर आप सोचो तो आरसी मजूमदार इसे सैनिक विद्रोह मानते हुए कहते हैं कि इसमें व्यापक समर्थन की कमी थी। एक लाइन मैंने ये बोला, फिर बोला किंतु यह पूर्ण सत्य नहीं है, केवल इसे सैनिक विद्रोह इसलिए नहीं माना जा सकता क्योंकि फिर मैं थोड़ा एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब 150 नंबर का क्वेश्चन होता है या 250 का होता है तो थोड़ा इसमें एडजस्ट कर लिया जाए कि आपका इंट्रोडक्शन और आपका मेन पार्ट क्रम में ही बढ़ता जाए क्योंकि अब हम पॉइंटर में लिख रहे हैं और पॉइंटर में लिख रहे हैं और फिर भी अगर कनेक्ट कर पा रहे हैं क्योंकि वर्ड मेरा कनेक्ट ही कर रहा है क्योंकि आर्थिक शोषण ब्रिटिश नीतियों में किसान के लिए भारी कर भू राजस्व प्रणाली जमींदारी रैयतवाड़ी में असंतोष हस्तशिल्प उद्योगों का विनाश से कारीगर व व्यापारियों में असंतोष। अब इसमें मैं चाहे ब्रैकेट में लिखना चाहता कि जो मशीनों का या फिर औद्योगीकरण जो भी है वो आप समझते हो। अब आगे मुझे तुरंत याद आता है कि बिपिन चंद्रा कुछ कहते हैं, तो मैंने तुरंत जीपीटी किया और मिला कि बिपिन चंद्रा आर्थिक शोषण से जन्मा राष्ट्रीय आंदोलन कहते हैं। तो जब मैं आर्थिक शोषण बता रहा हूँ और लास्ट में क्लियर कर दिया कि बिपिन चंद्रा जो है, इस चीज़ को आर्थिक शोषण से जन्मा राष्ट्रीय आंदोलन कहते हैं। तो वो भी क्लियर हो गया कि केवल सैनिक विद्रोह नहीं, आर्थिक शोषण से जन्मा। आगे सामाजिक कारण परंपराओं व अतिक्रमण से जन्मा जैसे अब ये चीज़ हालाँकि है नेगेटिव पर्सपेक्टिव में कि ब्रिटिश को हटाना हो, धार्मिक तनाव के लिए चीज़ें थी भले, लेकिन अच्छा तो था। पर फिर भी इसको मैंने वैसा ही लिखा जैसे क्वेश्चन की डिमांड थी कि परंपराओं पर जब आप अतिक्रमण करने लगते हो, जैसे हिंदी साहित्य में एक लाइन आती है, शुक्ल लिखा है कि आप चाहे जान भी ले लो, भारतीयों की चाहे आप जान भी ले लो, कुछ नहीं करेंगे क्योंकि वो शिथिल है। लेकिन अगर भारतीयों के धर्म से आप खिलवाड़ करने की कोशिश करोगे, तो वो फिर विद्रोह कर देंगे। तो यही चीज़ मैं वहाँ पे लिखना चाह रहा था कि परंपराओं पर अतिक्रमण से जन्मा धार्मिक तनाव, जहाँ पे सती प्रथा, विधवा पुनर्विवाह, बाल विवाह पर आप रोक लगा रहे हो, स्त्रियों को शिक्षा कर रहे हो, पर्दा प्रथा का विरोध कर रहे हो। तो ये सारी चीज़ें थी। और आगे मैं क्या लिख रहा हूँ कि जो मंगल पांडे का सैनिक विद्रोह था, वह भी एक धार्मिक अपमान था। यहाँ पे हालाँकि एक एग्ज़ाम्पल नहीं दिया क्योंकि स्पेस नहीं बचा था। राजनीतिक असंतोष में क्या लिखा कि जैसे हड़प नीति थी या फिर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स था। अवध, झांसी, सतारा को हड़प लेना बड़े स्तर पर दिखाया जैसे लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह जफर क्या राष्ट्र को जोड़ने के लिए थी या फिर अपनी झांसी
और अपना जो दिल्ली दरबार था, वो बचाने के लिए लड़ रहे थे। तो ये भी था। राष्ट्र भावना ये हालाँकि थी तो ज़रूर अपने-अपने हित के लिए, किसान का हित हो, जनजाति का हित हो, राष्ट्रवादी हित नहीं, अपने क्या बोलते हैं, समाज का हित हो। पर ये जब मिलती है एक साथ, तो ये राष्ट्रीय भावना बन जाती है। सैनिक असंतोष, जैसे लास्ट में मैं इसको रख रहा हूँ कि सैनिक विद्रोह संतोष के ही कारण पैदा होगा। तो सैनिकों का विद्रोह भी उनके असंतोष लिए हुए था, भेदभाव, कम वेतन व खराब बर्ताव, धार्मिक, मुस्लिम को सूअर की चर्बी, हिंदू को गाय की चर्बी। ऐसा मैंने लिखा, थोड़ा वर्ड मिस्टेक हो ही गया। ब्रिटिश अंग्रेज के लिए बेहतर, लाभ से उपजी ईर्ष्या के, ब्रिटिशों को अधिक महत्व दिया जाता है। तो ये आप देख सकते हो कि हाँ, मैंने थोड़ा एडजस्ट करने का प्रयास। इनकी कॉपी देखो ज़रा, न्यू जर्नी की, इन्होंने क्या-क्या किया। तो 57 का विद्रोह केवल सैनिक विद्रोह ना होकर व्यापक, मतलब बताने का वो भी उन्होंने भी कोशिश की है। पर मैं सोच रहा हूँ कि पुष्टि हो जाए तो उससे बेहतर ही क्या है। क्योंकि भारतीय जनता अंग्रेजों को क्रूर और दमनकारी नीति से तंग हो चुकी थी। ठीक है। तिरस्कार व व्यवसायीकरण, जैसे नील की खेती का अगर ये एग्जाम्पल दे देती, तो बस इनकी यही लाइन है कि वो नील की खेती को बंद करा के अब सिर्फ कच्चा माल का उत्पादन करा। बढ़िया है, एक पॉइंट मैं इसको ऐड करूंगा अपनी कॉपी में। आगे क्या लिखा है, उच्च करारोपण कर दिया कि उच्च कर, भार आदि, फसल उत्पादकता, वही ये जो कर था, तो चंपारण आंदोलन यही, मतलब हालांकि ये बहुत आगे की बात है, पर युवाओं को रोजगार ना देना, इसको मैं अगर लिखता या फिर कोई और शायद लिखता, तो शायद रोजगार की जगह कुछ दूसरा वर्ड प्रयोग करता, क्योंकि अभी हम इतिहास का लिख रहे हैं। तो भारतीय युवाओं को आप देखना, थोड़ा सोचना क्या है, रोजगार उपलब्ध नहीं कराते थे। खैर, भारतीय में धन अपने, हाँ, धन बहिर्गमन सिद्धांत, इसके कारण भी थोड़ा सा तो था। उच्च पद पर नहीं रखना, हाँ ठीक है, ऐसा भी बोल सकते हैं। किसानों के भूमि उद्योग के लिए हड़प लेना, ये भी सही है। उपयुक्त कारणों से यह स्पष्ट हो सकता है किसान, अब देखो इसमें आप अगर क्लियर कर दो कि बिपिन चंद्रा क्या बोलते हैं, या फिर आरसी मजूमदार क्या बोलते हैं, एल वैसम क्या बोलते हैं, फिर और भी जो कुछ है, तो वहां से आपकी बात और सटीक हो। अच्छा लिखा है ये वाला तो। जरा आप किसकी कॉपी खोलें, आप लोग बताओ ना किसकी कॉपी आप खोलें, आपकी खोलें। हिस्ट्री देखो जरा, अब उनकी कॉपियों में कंटेंट देखना, और चीजें तो हम समझ ही रहे हैं, सारे चेक होंगे, बस थोड़ा आगे हम बढ़ रहे हैं, एक सेकेंड। अकबर हो गया, हाँ, इन्होंने क्या लिखा, इंट्रोडक्शन पढ़ो जरा। ब्रिटिश शासक के द्वारा ऐसी अनेक नीतियों को लाया गया जिससे भारतीयों में आक्रोश उत्पन्न हुआ, जिसका परिणाम था 1857 की क्रांति। मतलब क्या समझ आ रहा है कि आप पहले तो ये विवाद से दूर हैं, कि मैं नहीं बताना चाह रहा हूँ कि सैनिक विद्रोह था कि असंतोष था। पहले आप देख लो कि नीतियों से उत्पन्न था और ये क्रांति के रूप में था। ठीक है, ये भी तरीका अच्छा है कि आप अलग ले जाके फिर साबित करो, क्योंकि मैंने भी जो किया है वही किया है, कि अलग ही अलग बताया सारी चीजें। तो ये भी तरीका बेहतर है इंट्रोडक्शन करने का। और दूसरी चीज़, एक और बेहतर तरीका है, मैं बहुत सारे उनसे सुना हूँ, मतलब टॉपर जो हैं क्या बोलते हैं, कि जब आप इंट्रोडक्शन लिख रहे हो ना, तो उसके लिए आपके पास बहुत सारे पीवाईक्यू पहले से ही मौजूद हैं। जैसे पीवाईक्यू 1857 से पूछता है कि 1857 का विद्रोह वास्तव में जो क्या बोलते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा, पर शायद ही ऐसा कुछ था, जो भेदभाव दिखाने के कारण उत्पन्न हुआ था। मतलब यूपीएससी भी कुछ ना कुछ रूप दिखा रहा है कि 1857 ऐसा था। कुछ लोग बोलते हैं कि ये सिर्फ सैनिकों की लड़ाई थी। तो वही चीज़ है कि आप पीवाईक्यू से भी इंट्रोडक्शन बना सकते हो। खैर, 1857 की क्रांति एक चरम स्थिति थी, किंतु इस पृष्ठभूमि फ्रांस से पूर्व ही निर्मित। अब देखो ये सवाल मुझे पता है क्या लग रहा है, कि एक सवाल था कि 1857 की क्रांति को पहला स्वतंत्रता संग्राम नहीं कहना चाहिए, क्योंकि इससे भी पहले बहुत सारी छोटी-छोटी क्रांतियाँ
उत्पन्न हो चुकी थी। तो ये मुझे वैसा कुछ लग रहा है कि वहाँ से थोड़ा जन्मा। हालाँकि इसको एडजस्ट अगर करें तो भी ठीक है, पर क्वेश्चन जो पूछ रहा है, मुझे ऐसा जहाँ तक लगता है, वो पूछ रहा है कि सैनिक विद्रोह नहीं था बल्कि व्यापक असंतोष था। तो एक चरम स्थिति थी जो असंतोष के कारण उसकी पृष्ठभूमि का निर्माण हुआ। मैं असंतोष वर्ड को ज़रूर रखता। खैर, इन्होंने एक स्ट्रक्चर दिखा रखा है कि क्रांत का विस्तार, इधर देख लो आप पूरे पूर्व क्षेत्र में, इधर नीचे दक्षिण भारत तक ज़्यादा तो नहीं, पर कह सकते हैं कि हाँ, गया है। लखनऊ हो गया, सतारा वगैरह हो गया, गुजरात वगैरह एरिया में, जबलपुर तक फैलाया है, बढ़िया है। पृष्ठभूमि बेले-जेली की हड़प नीति है, किसानों का असंतोष है, प्रशासनिक कार्यों में भेदभाव है, उच्च पदों में भारतीयों को शामिल नहीं करना है, ब्रिटिश। अब देखो एक चीज़ और ये कोशिश कर रहे हैं, जैसे कोई बोल रहा था अभी कि स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाए, तो स्ट्रक्चर यहाँ पे देख सकते हो, बेली-जेली की जो हड़प नीति है वहाँ हड़प नीति से क्या हुआ, ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार हुआ और जैसे ही ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार हुआ, भारतीय शासकों में विरोध हुआ। तो ये भी एक फ्लो चार्ट बन सकता है। किसानों में असंतोष, भू राजस्व में वृद्धि, फ्लो चार्ट बना कि अकाल में भी राहत नहीं देना और फिर आगे मैं बनाता कि राहत से भी फिर राहत विद्रोह मतलब राहत के लिए विद्रोह करना ज़रूरी था। अच्छा है, बढ़िया फ्लो चार्ट है। धार्मिक हस्तक्षेप के कारण रूढ़िवादियों में असंतोष। आप देखो, जब बुद्धिजीवियों में असंतोष होता है तो वो फिर अहिंसा की बात करते हैं। वो फिर नियम कानून पे जाते हैं कि हाँ, ऐसा-ऐसा कर लो। लेकिन जब रूढ़िवादियों में असंतोष फैलता है, तो सही बात है, वो आंदोलन का रूप ही लेता है। बढ़िया पॉइंट है। धन का निष्कासन, जैसे उच्च वर्ग। हाँ, दादा भाई नौरोजी की किताब भी बता दी। उपरोक्त कारणों के अलावा 1857 की क्रांति शुरुआत का अहम मुद्दा था। सैनिकों द्वारा इसका विरोध सेना एनफील्ड राइफल। ठीक है, आप लोग भी कुछ अगर पॉइंट इसमें रखना चाहते हो तो बता सकते हो। मुझे जो दिखती है कि मैं ना पैटर्न समझने की कुछ क्वेश्चन की देखो, पैटर्न समझने की कोशिश ना करो आप। ठीक है, छोड़ दो पैटर्न। बस आप एक काम कर लो कि जितने सारे पीवाईक्यू इससे रिलेट हो रहे हैं, आप बहुत सरल तरीका बता रहा हूँ, चाहे आप ग्रोक कर लो, रिफिट कर लो या फिर जीपीटी कर लो। एक सवाल उसको भेजो कि 1857 की क्रांति ये। अब बोलो कि ऐसे और कितने सवाल यूपीएससी पीवाईक्यू ने हिस्ट्री ऑप्शनल और जीएस 1 में पूछ रखे। वो सवालों की झड़ियाँ आपके सामने रख देगा। थोड़ा आप अगर बहुत अच्छे से तैयारी करनी है तो आप ये कर लेना कि उसको बोलना पीवाईक्यू में और मेंस पीवाईक्यू में 1857 और ये जो मोड बन रहा है कि ये केवल सैनिक विद्रोह नहीं बल्कि व्यापक असंतोष था, इससे कितने सवाल जुड़े हैं। तो अब आपको दिखेगा बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो पूछे जा रहे हैं, तो दिखेगा आपको। तो आपका जो पैटर्न होगा बहुत सॉलिड तरीके से क्लियर होगा कि हाँ, ये बातें हैं। और जब नजरिया क्लियर हो गया कि यूपीएससी 14 में ये पूछ रहा था इसी से सवाल, 2025 में ये पूछ रहा है, तो आप आगे आपको कहाँ जाना है, तो यहाँ से आपका पैटर्न बहुत ज़्यादा। तो पीवाईक्यू को क्यों बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कारण है कि वो आपके सामने नज़रिया क्लियर करता है। अगर मैं जितने भी आंसर लिख रहा हूँ, तो वो आंसर कहीं न कहीं से जुड़े ही होंगे। जैसे शायद ये 5वां सवाल है। राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी द्वारा जन सामान्य को जोड़ने की पद्धतियों का आकलन करें। अब इसमें 3-4 पीवाईक्यू मुझे ध्यान आ गए। एक पीवाईक्यू कि गांधीवादी समय में ऐसा कुछ था कि गांधीवादी समय में आप गांधीवादी समय में महिला नेतृत्वकर्ता अधिक क्यों जुड़े? तो ये भी आप सोच सकते हो कि महिलाओं के बारे में थोड़ा बताना पड़ेगा कि ऐसी पद्धतियाँ थी, जन सामान्य में महिलाएँ भी जुड़े। कैसे, कौन-सी पद्धतियों से जुड़ी? वो भी आप सोच सकते। गांधी जी से अक्सर हर साल 1 सवाल, 2 सवाल आता ही है। तो कहीं न कहीं उनका जन-सामान्य को जोड़ने के लिए एक यही था कि आप सोच के देखो, आज़ादी तो हम ले लेंगे, लेकिन अगर स्थानीय स्वशासन को सुनिश्चित नहीं कर पाएँगे, तो आज़ादी किसी काम की नहीं होगी। तो जन-सामान्य को जोड़ने के लिए वो ये भी कहते हैं कि अगर आज़ादी के बाद कांग्रेस जैसी को खत्म कर देना चाहिए। 1 सेकंड।
कोई कुछ लिख रहा है क्या? गांधीवादी नीतियाँ आज कितनी प्रासंगिक हैं? हाँ, ऐसा भी पीवाईक्यू में आया कि गांधीवादी नीतियाँ आज कितनी प्रासंगिक हैं। तो जब कंक्लूज़न में लिखने जाएँगे तो हम ये बता सकते हैं कि वर्तमान समय में जो जनसामान्य को जोड़ने का एक तरीका है, तो उसमें अगर गांधीवादी पद्धति को अपनाएँगे, तो वो तरीका हो सकता है। तो कंक्लूज़न का हमने सोच लिया। तो वही है, पीवाईक्यू आपके जो कॉन्टेक्स्ट है, आपके सवाल को वो क्लियर कर देगा कि ये इतनी सारी बातें हैं, उन बातों का ऐसा स्पष्ट रूप है। और कुछ अ, हेलो, कोई कुछ बोलना चाहता है? चौथा कर रहे थे, अब पाँचवाँ करें हम? हाँ, कॉल ज़्यादा नहीं करते, एक हम मन ये भी कर लेते हैं थोड़ा, 150 शब्दों वाला। क्यों कर रहे हैं इसको? कि मेन आप ये समझो, 150 शब्दों में और है इतिहास। इतिहास तो वास्तव में ऐसा होता है ना कि बहुत ज़्यादा विस्तार होता है। तो 150 शब्दों में कैसा लिखा जाए? उस चीज़ को इतना आसान से 2 पेज में या फिर 1.5 पेज में कैसे समेट दिया जाए? जैसे पहला सवाल है, मौर्यकालीन प्रशासन की प्रमुख विशेषता का वर्णन कीजिए। तो मैं अपनी कॉपी से बताता हूँ। एक मैंने क्या किया कि एक गिफ मैंने देख रखा था, जैसे मैं अभी दिखाता हूँ आपको, कि ये छोटी-छोटी चीज़ें ना आपको बहुत ज़्यादा काम करेंगी। जा देख ये जो गिफ है, इसमें आप देखो कि चंद्रगुप्त एरा, अशोक का एरा और जो पूरा मौर्य एरा है, चंद्रगुप्त क्या बोलते हैं, अशोक के एरा में ही देखो। तो ये मुझे समझा रहा है कि हाँ, इतना एरिया था। तो इस गिफ का मैंने यूज़ कर रखा है, तो मेरे दिमाग में था कि इतना एरिया, थोड़ा दक्षिण भारत में कुछ क्षेत्र छोड़ के, बाकी ये गांधार और वगैरह-वगैरह अफ़गानिस्तान तक फैला था। मुझे याद था, ध्यान में था। थोड़ा मैंने एक स्ट्रक्चर बना दिया कि मौर्यकाल मतलब ये। अब किसी का प्रशासन बेहतर होगा, तभी ना उसका विस्तार बहुत ही बेहतर तरीके से हो पाएगा। हालाँकि इसमें मैं चाहता तो नाम वगैरह भी लिख सकता था कि ये गांधार क्षेत्र ये, पर समय की बचत करने के लिए मैंने नहीं लिखा। ख़ैर, मौर्यकाल बहुत ही समृद्ध अवस्था में था, जिसके पीछे का कारण उसकी उत्कृष्ट प्रशासन व्यवस्था थी। एक तो मैंने ये लिखा। इस चीज़ को मैं कैसे बना सकता था? किसी इतिहासकार को लेता, इतिहासकार बोलते कि मौर्य काल की प्राचीन जो सभ्यता है या फिर मौर्य काल की जो प्रशासनिक व्यवस्था है, वो व्यवस्था इन आधारों पर ही टिकी। ऐसा कोई कुछ कहता हुआ मिलता, उसको करके आगे बढ़ जाता। विशेषता में केंद्रीकृत शासन प्रणाली, उसमें मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया जैसे पिरामिड बनाते हैं ना, सम्राट, मंत्रिमंडल, जनता, इतना मैंने बता दिया और एक ब्रैकेट में कर दिया कि सम्राट की आज्ञा सर्वोपरि होगी। तो प्रशासन में सबसे बड़ी बात यही थी। तो मैं क्रम से चलना चाह रहा हूँ। प्रशासन के लिए बेहतर सिद्धांत जैसे चाणक्य, अब मेरे दिमाग में तुरंत आ गया कि एनसीएन में मैंने चाणक्य को बहुत पढ़ रखा है और चाणक्य जो थे मौर्य काल से ही थे। तो अब मैं चाणक्य का अर्थशास्त्र लाऊँगा। चाणक्य की जो मंडल सिद्धांत है, मंडल सिद्धांत मतलब मित्र पड़ोसी मुल्क जो होता है, वो आपका शत्रु होता है, पड़ोसी का पड़ोसी आपका मित्र होता है। तो ये मंडल सिद्धांत मैं बता सकता हूँ। चाणक्य का मैंने दंड नीति पढ़ा है। हालाँकि ज़रूरी नहीं है मैं चाणक्य का काम लेके हूँ, पर मैं सोच रहा हूँ कि क्या-क्या कर सकते हैं। मैंने पढ़ा था कि कौटिल्य बोलते हैं, दंड ही शासन चलाता है। मतलब दंड को मतलब न्याय कठोर दंड नीति थी। तो ये बात मुझे याद थी। अब मैं कोटेशन भी दे रहा हूँ, कौटिल्य कह रहे हैं। मैं सिद्धांत भी बता रहा हूँ, मंडल सिद्धांत है। मैं जो सप्तांग सिद्धांत है, हालाँकि लिखा नहीं है, पर मुझे ऐसा लग रहा था कि ज़्यादा कौटिल्य को नहीं जोड़ना चाहिए। पर अगर मैं चाहता सप्तांग सिद्धांत भी बता देता। बता मैं चाणक्य को रहा हूँ, पर एडजस्ट मैं मौर्यकाल में कर रहा हूँ। तो वो चीज़ें बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। आगे ये प्रशासन कैसे बँटा था? राजस्व समाहर्ता बोलते थे, कोषाध्यक्ष सन्निधाता बोलते थे, अंतपाल सीमा सुरक्षा, दंडपाल न्याय व पुलिस। अगर आप ये समाहर्ता, सन्निधाता याद भी कर रखे हो ना, तो प्रीलिम्स में बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। पूछ ही लेता है कि सन्निधाता का क्या मतलब?
या फिर ये जो दक्षिण भारत क्षेत्र है ना, वहाँ से बहुत टर्मिनोलॉजी पूछते हैं कि उत्तर मेरूर क्या है वगैरह-वगैरह। तो आप टर्मिनोलॉजी याद करोगे तो मेंस में तो आपका एक पॉइंटर बन ही जाएगा। साथ ही साथ प्री में भी आपको काफ़ी इफ़ेक्टिव होगा। आगे मैंने क्या लिखा है, नगर नियोजन के लिए विशेष व्यवस्था। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा था, तो मैंने बेसिक सा काम कर दिया। उद्योग, व्यापार, चिकित्सा, शिक्षा। क्या है इसमें? कुछ नहीं है, पर लिखना तो है ही कुछ एग्ज़ाम्पल के रूप में। तो मैंने वही कोशिश की कि बता दें। अगर आप पता है कि चिकित्सा के लिए कौन से उपचार या फिर काल में कौन चिकित्सक थे, आप लिख सकते हो। शिक्षा में कौन थे? चाणक्य, कौटिल्य जो भी थे, उनको बता सकते। उससे निपटने के लिए मंडल सिद्धांत मैंने लिखा और नीचे लिखा कि गुप्तचर और जासूस वगैरह। कर व्यवस्था प्रशासन मजबूत करती है। कौन-कौन सा कर था? भूमि कर। आप अगर मुझे पता था भूमि कर किस तरीके से तो मैं बता सिंचाई, सीमा, व्यापार 4 तरीके के कर होते थे। मुझे पता नहीं था फिर भी मैंने कोशिश की एडजस्ट करने की। तो देखो, पता नहीं होगा क्योंकि बहुत सारी बातें होती है इतिहास में। फिर भी आप कम से कम जो बेसिक तरीके हैं, उन तरीकों को मत छोड़ना। इतना ही लिखोगे तो 4 नंबर मिलना ज़्यादा मुश्किल है नहीं। तो ऐसा मुझे लिखता है। हालाँकि अगर मैं दीप जी की कॉपी देखूँगा ना, मुझे लगता है वहाँ पे कंटेंट काफ़ी अच्छा लिख मिलेगा, पर उन्होंने शायद 5 ही आंसर लिखे हैं। किसी ने लिखा है इस पर? करते हैं बस फिर ख़त्म करते हैं। 1 सेकंड, ज़रा-सा देखता हूँ, कुछ तो कंटेंट आपने डाला होगा। क्वेश्चन नंबर 6 मैं पूछ रहा हूँ कि जो मौर्यकालीन 150 नंबर की आप बात कर रहे थे ना, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। आपने लिखा है क्या? हाँ, 1 सेकंड मैं आपकी भी कॉपी देखता हूँ। देखो, इन्होंने लिखा मौर्यकालीन साम्राज्य। देखो इंट्रोडक्शन समझो। मौर्यकालीन साम्राज्य प्राचीन भारतीय इतिहास का सफल व सुयोग्य साम्राज्य माना जाता है। इतिहास में देखो, माना जाता है, मैंने क्यों नहीं बताया, क्योंकि वो वही बात हो गई कि मैं अपनी 2 लाइन क्यों खराब करूँ, मैं अपने 10 शब्द क्यों खराब करूँ। मैं अगर माना जाता है बताऊंगा तो कहीं पे मेन पार्ट में बता दूंगा कि प्राचीन इतिहास का सफल, तो मेन पार्ट भी मेरा थोड़ा कंप्लीट हो जाएगा। तो वही बातें हैं कि आप थोड़ा-सा एडजस्ट करो। इतिहास में मौर्यों के शासन पद्धति की विशेष व प्रभावकारी भूमिका रही है। इनके राजनैतिक दृष्टिकोण का अनुपालन आज भी किया जाता है। बढ़िया है। ये लाइन मैं चुराऊँगा यहाँ से कि राजनीतिक दृष्टिकोण का अनुपालन आज भी किया जाता है। अब चाहे इसको मैं कंक्लूज़न में लिखूँ, चाहे जहाँ पे लिखूँ। विशेष राजनीतिक दृष्टिकोण, मौर्य साम्राज्य अपने कुशल राजनीति। तो इतना बताने से बेहतर है आप बस इतना बता दो विशेष राजनीतिक दृष्टिकोण में कैसा? केंद्रीकृत प्रणाली जिसमें राजा सर्व हो गए, कुशल शासन प्रणाली। तो टाइम पीरियड बताने की ज़रूरत नहीं है, आप छोटा-सा मैप बनाओ, उसी मैप के नीचे बता दो कि 322 ईसा पूर्व। ठीक है, मैंने भी लिख लिया मैप के नीचे, बस हो गई बातें। राजस्व प्रणाली की सुगम देखो मैप के नीचे लिखने का मेरा मतलब है कि मैंने शब्द भी बचाए, टाइम भी बचाया। राजस्व प्रणाली की सुगमता, मौर्यकालीन साम्राज्य करारोपण का भार नहीं होता था। बहुत ही बढ़िया। उचित न्याय व्यवस्था, सिक्कों और मंदिरों का निर्माण, तो ये भी बढ़िया है, पर ठीक है, जैसे मैंने व्यापार लिखा ही था, तो विनिमय प्रणाली से ऊपर उठ गया था। बढ़िया पॉइंट है। कला संस्कृति भी है। तो प्रशासन में कला संस्कृति को महत्ता एक तरह से पता है क्या किस चीज़ के लिए लाभकारी होती है? प्रशासन में जब कला और संस्कृति आ जाती है तो उसका इतिहास संरक्षित हो जाता है। पहला पॉइंट लिख रखा है कि राजनीतिक दृष्टिकोण का अनुपालन आज भी किया जाता है। तो ये कला और संस्कृति तब लाभकारी होती है। बढ़िया पॉइंट है। विशेष महत्वपूर्ण व्यापारिक संबंध है, बढ़िया पॉइंट है। चक्रवर्ती जी की कॉपी ज़रा देखो आप। हाँ, पसीने छूट गए। कौन-सा है ज़रा टैग करो तो आप। अभी आज भेजा जो आपने उस कॉपी में है क्या? कल तो मैंने पढ़ा था तो शायद नहीं था कल।
हाँ, ये क्वेश्चन है 11:09 पे भेजा है, तीसरी कॉपी। मौर्यकाल 321 ईसा से 121 ईसा में फला-फूला। इस वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने नंदवंश को हरा कर की। तो अब आप सोच सकते हो कि क्या ये लिखना ज़्यादा बेहतर है या फिर थोड़ा-सा आप ऐसे कर दो। तो ये आपको बहुत ज़्यादा आगे कर देता है, टाइम से भी आगे कर देता है, देखने में भी सुंदर लगता है और चीज़ें भी है। ऐसा मतलब मैंने टॉपर से सुना है कि हाँ, ये चीज़ें हो सकती हैं। आगे मौर्यकालीन प्रशासन इस वंश की नींव कहा जाता है, जिसके नींव कहा जाता है, अच्छी लाइन है। सप्तांग सिद्धांत, तो इन्होंने भी बढ़िया तरीका अपनाया है, बढ़िया है। विशेषता केंद्रीकृत सरकार, राजा सर्वोच्च, कार्यपालिका। तो राजा वगैरह को देखो तो मैंने ऐसे दिखा रखा है। एक सेकेंड। तो अपने अपने तरीके हो सकते हैं, मतलब ये नहीं कह रहा खारिज है, बस मैं बता रहा हूँ कि जैसे कम टाइम में ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाना, थोड़ा देखने में भी सुंदर लगना। अब सामने वाले को केवल वही तो नहीं कि रोचक ना लग पाए। उस टाइम महामात्य होता था। हाँ, मंत्रिमंडल को महामात्य कहा जाता था। हालाँकि ठीक है, मंत्रिमंडल मेरा शब्द भी गलत है। बस मैं बता रहा हूँ कि जो भी है, उस समय जो भी मुझे याद आया, उससे बोलते थे अ, महा हाँ, ऐसा ही बोलते थे, महामात्य। ठीक है, सही बोल रहे हैं। कुशल नौकरशाही महत्वपूर्ण था, नौकर राज के प्रति वफादार, स्थायी सेना, हाथी, ये बढ़िया लिख रखा है, ये मैं डालूँगा, हाथी, नौसेना, रथ वगैरह। जो कलिंग का युद्ध था, मेन हाथियों का ही नरसंहार था, हाथियों ने बहुत ज़्यादा उत्पात मचा रखा था। तो ठीक है। सुव्यवस्था, कर प्रणाली, हस्तक्षेप और गुप्तचर प्रणाली भी थी, ठीक है। सार्वजनिक कल्याण, अच्छा है, बढ़िया है। दंड वगैरह को ऐड कर दो और भी चीज़ों को ऐड कर दो। और जैसे टर्मिनोलॉजी है कि उसको क्या बोला जाता था, महामात्य बोला जाता था या फिर समाहर्ता, सन्निधाता। तो ऐसे टर्मिनोलॉजी का प्रयोग करके आप बेहतर कर सकते हो। अच्छा है। तो यही सारे हमारे आंसर थे। अब देखो, एक सवाल सुभाष चंद्र बोस से था, तो उस सवाल में मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा कोई दिक्कत होनी चाहिए। आईएनए की प्रासंगिकता बता दो और जो क्या बोलते हैं सुभाष चंद्र बोस की भूमिका बता दो, उतने में क्लियर हो जाएगा। अब जैसे एक चीज़ और है कि सवाल में है मूल्यांकन करो, तो आप थोड़ा ये भी परख के देख लो कि जो इंसान देश से बाहर रहकर सिंगापुर में देश को अंतर्राष्ट्रीय रूप से समर्थन देना चाहता है, तो क्या उतना ज़्यादा बेहतर होगा? तो नहीं, समझ आता है कि हाँ, थोड़ी चीज़ें कमज़ोर रहेंगी। तो यही चीज़ें हैं कि आप मूल्यांकन कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, बहुत सी 1-2 कॉपियाँ देखी मैंने कि मूल्यांकन थोड़ा कम ही किया गया। हालाँकि मैंने भी करने की कोशिश की पर हो नहीं पाया मुझसे मूल्यांकन। तो वही चीज़ें हैं कि हमें थोड़ा इन चीज़ों पर ध्यान देना है। बाकी आज का टेस्ट बस इतना ही है। और कोई सवाल होंगे तो बोल देना कि हाँ, इन सवालों पर थोड़ा हम काम करते हैं।